नंद वंश प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता। नंद वंश प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने क्षेत्रीय शक्तियों से एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य के निर्माण की नींव रखी। यह मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था, जिसने लगभग 345-344 ईस्वी पू से 323-322 ईस्वी पू तक शासन किया। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में इस वंश का शासनकाल 344 ईस्वी पू से 322 पू या 343 से 321 पू तक बताया गया है। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार नवनंदों का राज्यकाल 40 वर्षों का था, जबकि अन्य इतिहासकार 22 से 88 वर्षों तक की अवधि का उल्लेख करते हैं। ये भिन्नता प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में उपलब्ध स्रोतों की विविधता और उनकी व्याख्या से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। नंद राजवंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक संगठित और विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा, जो केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व तक सीमित नहीं था। इस वंश को प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की। ये भारतीय इतिहास में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना थी जो पारंपरिक कुलीन वर्ग से संबंधित नहीं था, जो तत्कालीन सामाजिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। नंद वंश मौर्य साम्राज्य का पूर्ववर्ती था और इसने बाद के विशाल मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। नंदों ने मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक पूर्ण साम्राज्य में परिवर्तित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर राज्य निर्माण की नींव पड़ी, जो मौर्य साम्राज्य के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक चरण सिद्ध हुआ। नंद वंश की उत्पत्ति और संस्थापक। नंद वंश की स्थापना 345 पू में महापद नंद द्वारा की गई थी। उन्हें विभिन्न स्रोतों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। महापद नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट और पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया है। उनकी प्रमुख उपाधियां सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का संहारक और एक छत्र सम्राट थीं। ये उपाधियां उनकी व्यापक विजयों और अद्वितीय प्रभुत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। महापद नंद की सामाजिक पृष्ठभूमि निम्न मानी जाती है। उन्हें नाई जाति या शूद्र वर्ण का बताया गया है। पुराणों के एक मत के अनुसार उनके पिता क्षत्रिय और माता शूद्र थीं, जो उनकी मिश्रित सामाजिक पृष्ठभूमि की ओर संकेत करता है। कुछ इतिहासकार नंद वंश को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र वंश मानते हैं। महापद नंद का नाय या शूद्र पृष्ठभूमि से उठकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना और सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण करना प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के कठोर नियमों को चुनौती देने वाला एक क्रांतिकारी कदम था। ये घटना दर्शाती है कि शक्ति और राजशाही अब केवल पारंपरिक क्षत्रिय वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि योग्यता और सैन्य बल के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती थी। उनकी गैर पारंपरिक पृष्ठभूमि ने संभवतः उन्हें पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया, और इस उपाधि को धारण करके उन्होंने क्षत्रिय प्रभुत्व को चुनौती देने का अपना इरादा स्पष्ट किया। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदी की हत्या करके हुई थी। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार शिशुनाग वंश के एक शासक कालाशोक की हत्या महापद नंद ने की थी। ये तथ्य सत्ता परिवर्तन की हिंसक प्रकृति को दर्शाता है। महापद नंद द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर सत्ता हथियाना यह इंगित करता है कि नंद वंश की स्थापना एक हिंसक तख्तापलट के माध्यम से हुई थी। इस प्रकार उनका शासन एक मजबूत लेकिन संभवतः कुछ वर्गों द्वारा अवैध माने जाने वाले आधार पर स्थापित हुआ। इस हिंसक सत्ता हस्तांतरण ने संभवतः नंदों के शासन की प्रकृति को प्रभावित किया, जिससे वे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अधिक दृढ़ और कठोर नीतियां अपनाने को प्रेरित हुए। नंद साम्राज्य का विस्तार और भौगोलिक सीमाएं। नंद साम्राज्य अपने समय का एक विशाल और प्रभावशाली राजनीतिक इकाई था। महापद नंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कुरु देश से दक्षिण में गोदावरी घाटी तक और पूर्व में मगध से पश्चिम में नर्मदा तक हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार नंदों की सत्ता पूर्व में बंगाल, पश्चिम में व्यास नदी, दक्षिण में कलिंग और उत्तर में कश्मीर तक फैली हुई थी। महापद नंद ने कलिंग सहित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। कलिंग विजय के बाद उन्होंने वहां से एक जीनसेन की मूर्ति को मगध लाया और एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह विजय केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसका गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। ये जैन धर्म के प्रति नंदों के संरक्षण और संभवतः उनकी विजयों के माध्यम से धार्मिक प्रतीकों को अपने साम्राज्य में एकीकृत करने की नीति को दर्शाता है।
नहर खुदवाने का उल्लेख उनके आर्थिक और कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करने का भी संकेत देता है। अंतिम शासक धनानंद ने भी साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तारित किया, जिसमें अवंती, गांधार, पंजाब और सिंध पर कब्जा करना शामिल था। नंद साम्राज्य का विशाल भौगोलिक विस्तार महापद्मनंद की एक राट की उपाधि को सार्थक करता है। ये दर्शाता है कि नंदों ने केवल विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि एक एकीकृत केंद्रीयकृत साम्राज्य का निर्माण किया जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में अभूतपूर्व था। इस तरह के व्यापक नियंत्रण ने उन्हें एक छत्र सम्राट के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद की, जिससे उनके राजनीतिक प्रभुत्व की पुष्टि हुई। मगध साम्राज्य की राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थीं। पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर उदयन ने की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित भौगोलिक स्थिति में थीं। राजगृह 7 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण शत्रुओं का पहुंचना दुष्कर था। वहीं पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित होने के कारण जलदुर्ग के रूप में सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र का स्थान गंगा के उपजाऊ मैदानों में था, जो नदी परिवहन, व्यापार, कृषि और संचार के लिए अत्यंत सुविधाजनक था। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता था, जिससे राज्य को पर्याप्त व्यापार राजस्व प्राप्त होता था। मगध की राजधानियों की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। पाटलिपुत्र का नदियों के संगम पर होना इसे न केवल एक दुर्ग या जलदुर्ग बनाता था, बल्कि इसे व्यापार, कृषि और संचार के लिए एक केंद्रीय केंद्र भी बनाता था। ये नंदों सहित मगध के शासकों की दूरदर्शी रणनीति को दर्शाता है, जिन्होंने अपने साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए भौगोलिक लाभों का अधिकतम उपयोग किया। ये रणनीतिक नियोजन उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक था। नंद शासक और उनका शासनकाल। नंद वंश का इतिहास मुख्य रूप से इसके संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक धनानंद के इर्द गिर्द घूमता है, हालांकि बीच में नवनंद के रूप में कुछ उत्तराधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। महापद्मनंद का शासनकाल और प्रमुख घटनाएं। महापद्मनंद ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य का अभूतपूर्व विकास और विस्तार हुआ। उन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। यह उपाधि केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे की दक्षता और व्यापकता को दर्शाती है। एक विशाल साम्राज्य को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए एक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत नौकरशाही आवश्यक थी, जिसने बाद में मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत प्रशासनिक नींव प्रदान की। महापद्मनंद ने राज्य के भीतर और बाहर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। उन्होंने कलिंग विजय के बाद वहां से एक जीनसेन की मूर्ति को मगध लाया और एक नहर खुदवाई, जो उनके सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को दर्शाती है। नवनंद, उत्तराधिकारी और शासन अवधि। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद के 9 पुत्रों को नवनंद के रूप में उत्तराधिकारी बताया गया है। इन 9 शासकों में स्वयं महापद्मनंद, जिन्हें उग्रसेन भी कहा गया है, और उनके 8 पुत्र शामिल थे: पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार नवनंदों का कुल राज्यकाल 40 वर्षों का था, जबकि अन्य स्रोतों में महापद्मनंद के पुत्रों का शासन 12 से 22 वर्षों तक बताया गया है। कुछ विवरणों में प्रत्येक पुत्र का शासनकाल 1 वर्ष का भी उल्लेख है। महापद्मनंद के बाद नवनंदों के संक्षिप्त और कभी कभी एक वर्ष के शासनकाल से पता चलता है कि यह अवधि आंतरिक अस्थिरता या सत्ता के तेजी से हस्तांतरण की रही होगी। यह महापद्मनंद द्वारा स्थापित मजबूत साम्राज्य में एक संभावित कमजोर कड़ी को इंगित करता है, जो धनानंद के शासन से पहले की स्थिति को प्रभावित कर सकता था। महापद्मनंद के नवनंद उत्तराधिकारी। क्रम संख्या, शासक का नाम, टिप्पणी, पूर्णविराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्णविराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्णविराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्णविराम। 1 उग्रसेन महापद्मनंद स्वयं। 2 पंडुक महापद्मनंद का पुत्र। 3 पंडुगति महापद्मनंद का पुत्र। 4 भूतपाल महापद्मनंद का पुत्र। 5 राष्ट्रपाल महापद्मनंद का पुत्र। 6 गोविशानक महापद्मनंद का पुत्र। 7 दशसिद्धक महापद्मनंद का पुत्र। 8 कैवर्त महापद्मनंद का पुत्र। 9 धनानंद महापद्मनंद का पुत्र, अंतिम शासक। धनानंद अंतिम शासक और उसकी नीतियां। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वह धन का अत्यंत लोभी था और अपनी प्रजा पर अत्यधिक व अनैतिक कर लगाने के लिए कुख्यात था, जिससे जनता में भारी असंतोष था। उसने शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों पर भी कर लगाया था।
उसकी विलासी जीवन शैली और जनता के प्रति उदासीनता ने उसे अलोकप्रिय बना दिया था। धनानंद के शासनकाल में मगध में अराजकता व्याप्त थी और उसके अपने मंत्री भी उससे परेशान थे, यहाँ तक कि उसने अपने महामंत्री शकटार को भी गिरफ्तार कर लिया था। भारत पर विदेशी आक्रमण के समय भी वह भोग विलास में मग्न था, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। धनानंद सिकंदर का समकालीन था, जिसने उसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद का कुशासन और अत्यधिक कराधान ने जनता में गहरा असंतोष पैदा किया। यह असंतोष इतना व्यापक था कि इसने एक शक्तिशाली साम्राज्य को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को उसके पतन का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिला। यह दर्शाता है कि सैन्य शक्ति और धनबल के बावजूद जनता का समर्थन किसी भी शासन की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति। नंद वंश ने मगध में एक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जो उनके साम्राज्यवादी विस्तार और आर्थिक समृद्धि का आधार बनी। केंद्रीय शासन पद्धति और नौकरशाही। महापद नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। यह उपाधि उनके द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का प्रमाण है। नंद राजाओं ने एक मजबूत सेना और कुशल नौकरशाही पर आधारित एक शक्तिशाली राजशाही की स्थापना की। इस प्रणाली ने भारत के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उनके शासनकाल में कर व्यवस्था, कानून और सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए एक केंद्रित शासन प्रणाली विकसित की गई। प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि नंद काल के थे, जो उस समय की बौद्धिक और प्रशासनिक प्रगति को दर्शाता है। नंदों की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और सुव्यवस्थित कर संग्रह प्रणाली उनके राजकोष की अपार समृद्धि का सीधा कारण थी। यह दर्शाता है कि एक प्रभावी नौकरशाही और राजस्व प्रणाली एक साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार होती है, जिससे बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार नंदों ने एक कुशल प्रशासनिक मशीनरी विकसित की, जो उनके विशाल साम्राज्य के प्रबंधन और वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण थी। राजस्व प्रशासन और कराधान प्रणाली। नंद शासक धन के प्रति अत्यधिक आसक्त थे और जनता से भारी व अनुचित कर वसूलते थे, जिसके कारण वे अलोकप्रिय थे। करों को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता था, जो एक संगठित राजस्व प्रणाली का संकेत है। धनानंद ने धन के लालच में अपनी प्रजा पर कई प्रकार के कर लगाए, जिसमें शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की लकड़ियों पर भी कर शामिल था। पुराणों में नंदों को अधार्मिक भी कहा गया है, संभवतः उनके अनैतिक कर संग्रह प्रथाओं के कारण। नंदों का विशाल राजकोष और आर्थिक संपन्नता उनकी कठोर और अनुचित कराधान प्रणाली के कारण जनता के व्यापक असंतोष के साथ विरोधाभासी थी। यह दर्शाता है कि एक राज्य की आर्थिक शक्ति जनता की भलाई या समर्थन के बिना अस्थिर हो सकती है। अत्यधिक करों ने जनता को पीड़ित किया और शासकों के प्रति अविश्वास पैदा किया, जो अंततः उनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियां। नंदों का राजकोष धन से भरा रहता था, जिसमें 99 करोड़ की अपार स्वर्ण मुद्राएं और 7 प्रकार के बहुमूल्य कीमती पत्थर थे। उनकी आर्थिक संपन्नता का मुख्य कारण सुव्यवस्थित और लाभ उन्मुखी विदेशी एवं आंतरिक व्यापार था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख किया है कि नंद राजा के पास खजाने थे, इसमें 7 प्रकार के बहुमूल्य कीमती पत्थर थे। महापद्नंद ने राज्य के भीतर और बाहर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहित किया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और राज्य को आर्थिक लाभ पहुंचाया। मगध की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर लोहे का प्रयोग, ने कृषि और व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया। महापद्नंद द्वारा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन उनकी साम्राज्यवादी विस्तार की रणनीति का एक अभिन्न अंग था। आर्थिक लाभों ने सैन्य अभियानों को वित्तपोषित किया और साम्राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान किया, जिससे एक आत्मनिर्भर चक्र का निर्माण हुआ। ये व्यापारिक नीति नंद साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। सैन्य शक्ति और संगठन। नंद साम्राज्य अपनी विशाल और दुर्जेय सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, जिसने उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने और विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने में सक्षम बनाया। नंद सेना का आकार, संरचना और युद्ध तकनीक। नंद साम्राज्य के पास अपार सैन्य बल, धनबल और जनबल था। यूनानी लेखकों के अनुसार नंदों की सेना में 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,004 घोड़ों वाले रथ और 30,000 हाथी शामिल थे। ये संख्या भारतीय इतिहास में उस समय अभूतपूर्व थी। धनानंद के पास भी एक शक्तिशाली और विशाल सेना थी। ये सेना हाथी, अश्व, रथ और पैदल सैनिकों के साथ समस्त भारत की सबसे बड़ी सेना थी। नंदों ने एक ऐसी सेना तैयार की जिसने भारत को विदेशी आक्रमण से बचाया।
नंद सेना का विशाल आकार और उसकी विविध संरचना पैदल सेना, घुड़सवार, रथ, हाथी उस समय की सबसे दुर्जेय सैन्य शक्ति को दर्शाती है। ये शक्ति न केवल साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि विदेशी आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में भी कार्य करती थी। नंद सेना की अनुमानित शक्ति। सैन्य घटक, अनुमानित संख्या, स्रोत। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। पैदल सेना 2 लाख यूनानी लेखक। घुड़सवार 20,000 यूनानी लेखक। रथ 2,000 यूनानी लेखक। हाथी 30,000 यूनानी लेखक। धनानंद की विशाल और शक्तिशाली सेना होने के बावजूद उसके अपने सैनिक भी उसकी नीतियों से असंतुष्ट थे। ये दर्शाता है कि केवल संख्यात्मक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, सैनिकों का मनोबल और शासक के प्रति वफादारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आंतरिक असंतोष ने इस विशाल सेना की प्रभावशीलता को कम कर दिया, जिससे ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कमजोर पड़ गई। शासक की दमनकारी नीतियां और जनता के साथ साथ सेना में भी असंतोष सैन्य शक्ति को कमजोर कर सकता है, भले ही वह संख्या में कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सिकंदर पर नंद सेना का प्रभाव। धनानंद के शासनकाल में ही विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। माना जाता है कि नंद वंश की शक्तिशाली सेना के भय से ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और उन्हें भारत से वापस लौटना पड़ा। नंद सेना द्वारा सिकंदर की सेना को भारत में आगे बढ़ने से रोकना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रतिरोध ने भारत के पश्चिमी भागों को यूनानी नियंत्रण में आने से बचाया, जिससे स्वदेशी साम्राज्यवादी विकास जारी रहा और मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए एक स्वतंत्र वातावरण बना रहा। ये घटना केवल एक सैन्य टकराव नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक संरचना और धार्मिक प्रभाव। नंद वंश के शासनकाल में मगध की सामाजिक संरचना और धार्मिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण पहलू थे, जिनमें शासकों की सामाजिक पृष्ठभूमि और विभिन्न धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण शामिल था। वर्ण व्यवस्था और महापद्मनंद की सामाजिक पृष्ठभूमि। महापद्मनंद का नाय जाति या शूद्र वर्ण से संबंध उन्हें पारंपरिक क्षत्रिय राजाओं से अलग करता है। पुराणों के अनुसार उनके पिता क्षत्रिय और माता शूद्र थीं, जो उनकी मिश्रित सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। कुछ इतिहासकार नंद वंश को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र वंश मानते हैं। महापद्मनंद की गैर क्षत्रिय पृष्ठभूमि और नंदों द्वारा जैन धर्म का सक्रिय संरक्षण एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक संबंध को दर्शाता है। ये संभव है कि नंदों ने जैन धर्म को एक ऐसे साधन के रूप में देखा हो जो उन्हें ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम के बाहर अपनी वैधता स्थापित करने और पारंपरिक व्यवस्था से असंतुष्ट वर्गों का समर्थन प्राप्त करने में मदद कर सके। यह एक रणनीतिक कदम हो सकता था जिससे उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करने में सहायता मिली। जैन धर्म का संरक्षण और अन्य धार्मिक संप्रदाय। नंद वंश के शासनकाल में जैन धर्म मगध में प्रमुख था। महापद्मनंद ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, जैन परंपराओं को अपनाया और जैन कला का संरक्षण किया। नंद राजा मुख्य रूप से जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके मंत्री भी जैन थे, जैसे धनानंद का मंत्री शकटार, जिसके पुत्र स्थूलभद्र ने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया और साधु हो गया। नंद राजाओं के समय भारत में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक सहित कई धर्म और संप्रदाय विद्यमान थे और विकसित हो रहे थे। नंदों द्वारा जैन धर्म के संरक्षण के बावजूद उनकी कठोर कराधान नीतियों के कारण वे जनता में अलोकप्रिय थे। ये दर्शाता है कि धार्मिक सहिष्णुता या संरक्षण अकेले जनता का समर्थन सुनिश्चित नहीं कर सकता यदि शासक की आर्थिक नीतियां दमनकारी हों। शासक की लोकप्रियता अंततः उसकी शासन पद्धति और जनता के प्रति व्यवहार पर निर्भर करती है। जनता की जीवनशैली और शासकों की लोकप्रियता। नंद राजा अपनी धन लोलुपता और अनैतिक कर वसूली के कारण प्रजा में अलोकप्रिय थे। धनानंद के अत्याचारों जैसे शमशान घाट पर कर से जनता पीड़ित और त्रस्त थी और उससे मुक्ति की तलाश में थी। धनानंद की दमनकारी नीतियां और जनता का व्यापक असंतोष न केवल राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना, बल्कि इसने सामाजिक ताने बाने में भी तनाव पैदा किया होगा। शासक और शासित के बीच इस बढ़ते अविश्वास ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया, जिससे एक सामाजिक राजनीतिक क्रांति संभव हुई। ये दर्शाता है कि शासकों की आर्थिक नीतियां और जनता के प्रति उनका व्यवहार ही उनकी लोकप्रियता और शासन की स्थिरता को निर्धारित करता है। नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश का पतन प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने एक नए और अधिक शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ये पतन धनानंद के कुशासन और चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य की सुनियोजित रणनीति का परिणाम था। धनानंद का कुशासन और जनता का असंतोष।
धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जो अपनी क्रूरता, विलासिता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था। उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं थी और वह भोग विलास में मग्न रहता था। उसकी कठोर कर प्रणाली और धन के लालच ने जनता में भारी असंतोष पैदा किया। यहाँ तक कि उसके अपने सैनिक और मंत्री भी उससे परेशान थे। उसने अपने महामंत्री शकटार को भी गिरफ्तार कर लिया था। भारत पर विदेशी आक्रमण के समय भी वह भोग विलास में मग्न था, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। धनानंद का कुशासन और जनता का व्यापक असंतोष नंद वंश के पतन का प्राथमिक आंतरिक कारण था। ये दर्शाता है कि एक विशाल सेना और धनबल के बावजूद शासक की अलोकप्रियता और प्रशासनिक अक्षमता किसी भी साम्राज्य को कमजोर कर सकती है, जिससे वह बाहरी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। जनता उसके अत्याचारों से पीड़ित और त्रस्त थी और उससे मुक्ति का उपाय ढूंढ रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की रणनीति और युद्ध। धनानंद के कुशासन और अलोकप्रियता का लाभ उठाते हुए चाणक्य, कौटिल्य ने नंद वंश के पतन की योजना बनाई। चाणक्य को धनानंद द्वारा अपमानित किया गया था, जिसने उनके प्रतिशोध की भावना को और मजबूत किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य, राजनीति और कूटनीति में प्रशिक्षित किया, जिससे चंद्रगुप्त एक कुशल नेता के रूप में उभरे। चंद्रगुप्त ने पहले पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई, छोटे राज्यों और जनजातियों को मिलाकर अपनी सेना बनाई। इसके बाद उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और कई लड़ाइयों के बाद पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे धनानंद पराजित हुआ। चाणक्य ने मगध में गृहयुद्ध को उकसाने और नंद अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अपने गुप्तचरों का उपयोग किया, जो उनकी कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये जीत केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति, कुशल नेतृत्व और जनता के असंतोष का सही उपयोग करने का परिणाम थी। चाणक्य ने धनानंद के कुशासन से उत्पन्न जनता के असंतोष को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी रणनीति में न केवल सैन्य बल शामिल था, बल्कि कूटनीति, गुप्तचर नेटवर्क और आंतरिक विद्रोह को बढ़ावा देना भी शामिल था, जिससे नंद साम्राज्य भीतर से कमजोर हो गया। ये दर्शाता है कि राजनीतिक अस्थिरता को कैसे रणनीतिक रूप से एक शासक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की नींव। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में नंद वंश को पराजित किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। कुछ स्रोतों में ये 322 BC या 323-322 ईसा पूर्व में हुआ बताया गया है। धनानंद को सत्ता छोड़नी पड़ी और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले मौर्य सम्राट बने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत प्रशासन और सेना तैयार की। ये प्रणाली नंदों द्वारा स्थापित आधार पर निर्मित थी, जिन्होंने पहले से ही एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे और विशाल सेना की अवधारणा को विकसित किया था। ये घटना गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। नंद वंश का पतन एक युग का अंत था, लेकिन यह मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए एक आवश्यक शर्त भी थी। मौर्यों ने नंदों द्वारा स्थापित केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे, विशाल सेना और एकीकृत साम्राज्य की अवधारणा को विरासत में लिया और उसे और अधिक परिष्कृत किया। ये भारतीय इतिहास में राज्य निर्माण की प्रक्रिया में एक विकासवादी निरंतरता को दर्शाता है। नंद वंश के पतन के प्रमुख कारण विवरण, संबंधित शासक कारक, पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। कुशासन और अत्याचार। धनानंद की कठोर नीतियां और जनता के प्रति उदासीनता। धनानंद अत्यधिक कराधान, जनता पर लगाए गए भारी और अनैतिक कर, जिससे व्यापक असंतोष। धनानंद आंतरिक असंतोष, सेना और मंत्रियों में राजा के प्रति अविश्वास और नाराजगी। धनानंद चाणक्य की कूटनीति। धनानंद द्वारा अपमानित होने के बाद चाणक्य द्वारा सुनियोजित पतन की रणनीति। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। चाणक्य के मार्गदर्शन में एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक शक्ति का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य जनसमर्थन का अभाव। धनानंद की अलोकप्रियता के कारण जनता का चंद्रगुप्त मौर्य को समर्थन। जनता। भारतीय इतिहास में नंद वंश का योगदान और महत्व। नंद वंश ने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई, जिससे मगध का एक क्षेत्रीय शक्ति से एक विशाल साम्राज्य में रूपांतरण हुआ। प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में भूमिका। नंद राजवंश ने मगध को पहली बार एक वास्तविक साम्राज्य में परिवर्तित किया। महापद्मनंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट और केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। यह उपाधियां उनके द्वारा स्थापित व्यापक और सुव्यवस्थित साम्राज्य को दर्शाती हैं। ये भारतीय इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसकी स्थापना किसी कुलीन वर्ग से बाहर के व्यक्ति ने की थी। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है, जहां राजशाही का अधिकार पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से परे जाने लगा।
नंद वंश का महत्व केवल उनके विशाल साम्राज्य निर्माण में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में भी है कि यह एक गैर कुलीन पृष्ठभूमि शूद्र नायक के शासक द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है, जहां राजशाही का अधिकार पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से परे जाने लगा। यह उपलब्धि उनके शासन को एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। राजनीतिक एकीकरण और विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध। नंदों ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की, जिससे राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। महापद्नंद ने गंगा घाटी से परे विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी विजय पताका फहराई, जो उनके साम्राज्यवादी विस्तार की सीमा को दर्शाता है। उनकी विशाल सेना ने सिकंदर की सेना को व्यास नदी पार करने से रोका, जिससे भारत विदेशी नियंत्रण से सुरक्षित रहा। सिकंदर की सेना को भारत में आगे बढ़ने से रोकने में नंदों की भूमिका भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इस प्रतिरोध ने भारत के पश्चिमी भागों को यूनानी नियंत्रण में आने से बचाया, जिससे स्वदेशी साम्राज्यवादी विकास जारी रहा और मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए एक स्वतंत्र वातावरण बना रहा। ये घटना केवल एक सैन्य टकराव नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य के लिए आधारभूत संरचना। नंदों ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत आधारभूत संरचना प्रदान की। नंद राजाओं ने एक राजशाही की स्थापना की जो नौकरशाही और एक मजबूत सेना पर आधारित थी। उनकी विजयों ने भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराया और एक मजबूत, संगठित शासन स्थापित किया, जो नंदों द्वारा स्थापित नींव पर ही आधारित था। नंदों से मौर्यों को भी लाभ हुआ। नंदों ने केंद्रीकृत प्रशासन, विशाल सैन्य संगठन और एकीकृत साम्राज्य की अवधारणा को विकसित किया, जिसे मौर्यों ने विरासत में लिया और उसे और अधिक परिष्कृत किया। ये भारतीय इतिहास में राज्य निर्माण की प्रक्रिया में एक विकासवादी निरंतरता को दर्शाता है, जहां एक राजवंश की उपलब्धियों ने अगले के लिए मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष। नंद वंश ने प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल को चिन्हित किया, जिसने क्षेत्रीय राज्यों से एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त किया। संस्थापक महापद्नंद ने अपनी शूद्र पृष्ठभूमि के बावजूद एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और एकराट व सर्वक्षत्रांतक जैसी उपाधियां धारण कर पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक मानदंडों को चुनौती दी। उनकी प्रशासनिक दूरदर्शिता, विशेषकर केंद्रीय शासन पद्धति की स्थापना, ने मगध को एक आर्थिक रूप से समृद्ध और सैन्य रूप से दुर्जय शक्ति में बदल दिया, जिसकी विशाल सेना ने सिकंदर जैसे विश्वविजेता को भी भारत में आगे बढ़ने से रोका। हालांकि अंतिम शासक धनानंद का कुशासन, अत्यधिक कराधान और जनता के प्रति उदासीनता ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसी आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाकर चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य नेतृत्व ने नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस प्रकार नंद वंश ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य आधार प्रदान किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े और अधिक संगठित साम्राज्य का उदय संभव हो सका। उनका योगदान भारतीय इतिहास में राज्य निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और विदेशी आक्रमणों के प्रति